हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, तो जो मेरी सीरीज़ ये स्टार्टिंग से देख रहा है उसने स्टार्टिंग से मेरे मुंह से ये चीज़ सुनी होगी कि हम बैंक की क्लासिफिकेशन समझेंगे। सो ये आ गई हमारा वो लेक्चर जिसमें हम लोग बैंक की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये एक्चुअली जो भी हमारे आसपास जो भी बैंक्स रहेंगे वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे वो नबार्ड हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो पेमेंट बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, वो सारे इसी क्लासिफिकेशन के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? ये ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो एक किस्म का मिडल मैन की तरह काम करती है। मिडल मैन की तरह काम करती है मतलब इसका मतलब ये है कि एक तरफ एक पार्टी और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी होगी, तो कहीं ना कहीं लेंडर और बायर बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, बोरर बोल सकते हैं या इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बैंक्स की जब बात करते हैं, बैंक्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जब बैंक के पास पैसा होता है वो दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं उधार देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम करते हैं, वो बिचौले का काम करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ होते हैं फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और कुछ होते हैं इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या हो गया? फॉर्मल ये हो गया कहीं ना कहीं जिसके थोड़ी सी बैकिंग रहेगी। अब बैकिंग क्या होती है? बैकिंग मतलब कोई ना कोई ऐसा एक्ट होगा कि जिससे उसको पावर्स मिल रहे होंगे, या मतलब कहीं ना कहीं वो प्रॉपर गवर्नमेंटल के एक तरीके से एक वे में चल रहा होगा। पर इनफॉर्मल में वैसा नहीं होता है। इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं विलेजेस में, तो उनके पास कुछ अथॉरिटी नहीं होती, वो ऐसे ही गरीब लोगों को, पीजेंट्स को, फार्मर्स को उधार पे देते हैं पैसे, तो हम उनको इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मल। अभी हम इसी टॉपिक पे मेन चलेंगे, लास्ट में ये पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में कौन कौन आता है। ठीक है, ये मैंने डिवीज़न बता दिया है आपको, ठीक है, बना के। तो यहाँ पे रहेगा हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। आई नो वो आपको दिख नहीं रहा होगा, पर वो मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहता। तो यहाँ से उसका डिवीजन आ जाएगा किसका? फॉर्मल का। इनफॉर्मल की हम बात नहीं कर रहे, फॉर्मल की जब हम बात करते हैं उसमें आ जाएगा बैंक्स और कुछ रहेंगे नॉन बैंक्स। ठीक है, नॉन बैंक्स कैसे हो गए? जैसे LIC हो गया, प्राइमरी डीलर्स होते हैं, ठीक है, जो शेयर मार्केट वगैरह संभालते हैं, मतलब जो डीलर्स रहते हैं, नॉन बैंक्स हो गए। ठीक है, जब हम बैंक्स नॉन बैंक्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, उसमें फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, उसमें बैंक्स, और बैंक्स के अंडर हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डिवीजन। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी टर्म रहेगी वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे 2000 का नोट है, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। 500 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये 500 उससे छोटी चीज़ होगी। फिर उसके बाद 200 इंटू 10 हो जाएगा, फिर ये उससे छोटी चीज़ होगी। इस तरह से मतलब हम डिवीजन कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी टर्म हो गई फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल उसमें से, और फॉर्मल के अंडर हम बैंक्स पढ़ रहे हैं, और बैंक्स के अंडर भी कमर्शियल और कोऑपरेटिव अलग अलग होते हैं, हम कमर्शियल पढ़ रहे हैं। अब कमर्शियल में क्या आता है? पब्लिक बैंक्स कौन से होते हैं, प्राइवेट बैंक्स कौन से होते हैं, फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं, और डिफरेंशियल बैंक्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज RRB जैसे होते हैं, लोकल एरिया बैंक होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है, पेमेंट बैंक होता है। ठीक है, इस तरह के बैंक्स आ जाते हैं। कोऑपरेटिव में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होता है, ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में रहता है। तो ये सारी चीज़ें अब अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी बहुत आराम से पढ़ा था और बहुत सारे टॉपिक्स उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करे थे, वैसे ही हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंडर भी ये सारे टॉपिक्स जो है एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले मुझे लगा कि मेरे को ये टॉपिक आपको बता देना चाहिए कि शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, जो मैक्सिमम बैंक्स हमने पढ़े ना कमर्शियल में ऊपर, कि पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स, डिफरेंशियल बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सारों बैंक्स को हम लोग कहीं ना कहीं
नॉर्मली कह देंगे शेड्यूल बैंक्स। अभी शेड्यूल क्या होता है अभी आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा, और आपको एकदम से मतलब लॉजिकली बताऊंगा, उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम क्या होता है कि नॉर्मली जो भी बैंक बनेगा वो नॉन शेड्यूल होगा, फिर उसको टाइम टू टाइम आरबीआई क्या करेगा, कुछ चीज़ें रख देगा, कुछ बोलेगा हाँ आपके पास 10,000 रुपये आपके बैंक में होना चाहिए तो आप शेड्यूल बैंक बन जाओगे, तो ऐसी चीज़ें आरबीआई रख सकता है। ठीक है, तो नॉन शेड्यूल बैंक के लिए कहीं ना कहीं आरबीआई क्या रखता है कि आरबीआई बोलता है कि आपके पास कुछ जो कैपिटल आपके पास पड़ा होगा टोटली, आपके पास जो भी रिजर्व्स पड़े होंगे वो 5 लाख से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, और वो ऐसा बिजनेस करे जो कि उनके डिपॉजिटर्स को हार्मफुल ना हो। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी रखता है आरबीआई, और उससे नॉन शेड्यूल बैंक शेड्यूल बैंक में चेंज हो जाता है। अब हम ये अलग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज थोड़ा माइनर डिफरेंसेस हो जाते हैं जब कोई, ऐसे तो मैक्सिमम जो है हमें जो छोटे छोटे बैंक्स मिलेंगे वो नॉन शेड्यूल ही रहेंगे, तो इसमें डिफरेंस क्या है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे जो मेरी ये सीरीज स्टार्टिंग से देख रहा है उसको पता होगा सीआरआर क्या होता है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सब से कि ये तो चलो आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो, पर एक अगर आपको एक पूरा वे में एक पूरा प्रॉपरली आपको एक इकोनॉमिक्स अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है तो आप पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करो। तो दैट इज कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, ये कुछ 3-4-5% के करीब होता है, और आरबीआई ऐसे बैंक्स को कहता है कि आपको ये सीआरआर जो है ये आपने आरबीआई के पास जमा करवाना है। तो ये जब सीआरआर की हम बात करते हैं, ये सीआरआर जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं ये आरबीआई में जमा करवाते हैं। ठीक है, पर वहीं दूसरी तरफ जो नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, आरबीआई इनको बोलेगा आप अपने पास ही रखो अपना सीआरआर, पर आपको सीआरआर भी रखना है और एसएलआर भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं रखना है पर आप अपने पास ही जमा रखो, ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप इतने बड़े बैंक हो नहीं कि आपका सीआरआर मैं अपने पास रखूं। ठीक है, तो आरबीआई नॉन शेड्यूल बैंक्स को बोलता है कि अपने पास ही आप रखो। ठीक है, अब और मेन डिफरेंस इसमें कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, पर इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये जो बैंक्स होते हैं छोटे छोटे बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो बैंक इन जैसे बैंक्स के ऊपर जो नॉर्म्स लगेंगे वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं आरबीआई इनको कभी भी बंद कर सकता है क्योंकि पीएनबी जैसा बैंक है उसको बंद करना होगा पूरी इंडिया हिल जाएगा, तो नॉन शेड्यूल बैंक्स में इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारे मैक्सिमम कमर्शियल बैंक सारे आते हैं जैसे एसबीआई है, आईसीआई है, एचडीएफसी है, पीएनबी है, वो सारे जो है शेड्यूल बैंक्स में आ जाएगा, और कॉपरेटिव बैंक्स जो होते हैं अलग अलग अर्बन स्टेट वो मैक्सिमम जो है शेड्यूल बैंक्स में आ जाते हैं। उसके अलावा जो बाकी बैंक से जो शेड्यूल बैंक्स नहीं हैं वो आ जाएंगे नॉन शेड्यूल बैंक्स की लिस्ट में। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, वो हम यहाँ पढ़ने नहीं बैठेंगे। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको डिवीजन बता दिया कि शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी जैसे हमने बात करी शेड्यूल बैंक्स की, इसमें वही शेड्यूल बैंक्स आप बोल सकते हो, इनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी कहते हैं। जब आप बोलते हो पीएसबी क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं। ठीक है, वही आ जाएगा इसमें कौन कौन से बैंक, मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन से हैं, एसबीआई हो गया, ठीक है, पीएनबी हो गया, ऐसे बैंक्स होंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन की जब हम बात करते हैं किसकी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, उसमें कौन कौन से होंगे। ठीक है, जिसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसमें गवर्नमेंट के नहीं बैठेंगे। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स वो तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करेगी, पर वही दूसरी तरफ आई क्या बोलते हैं इसको आईसीआईसीआई हो गया, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, ये कुछ ऐसे बैंक्स होंगे जिसको डायरेक्टली जो है जो हमारी गवर्नमेंट रहेगी वो खुद कंट्रोल नहीं करेगी। ये प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें प्राइवेट लोग होते हैं और उसमें वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर का होता है, उनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इस तरह के होते हैं। अब ये कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक का स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये हमारे इंडिया में आपको पता होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे कब, 1990 के पास ऑलमोस्ट, और उस टाइम क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आरबीआई गवर्नर थे जो उस टाइम पे एम नरसिम्हम,
ठीक है। ये जो थे इन्होंने कमेटी बैठी थी, फिर इन्होंने कहीं ना कहीं सजेस्ट करा था बहुत चीज़ें। उसमें से इन्होंने बोले थे कि हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन करना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट बैंक, ICICI, UTI, येस बैंक, मतलब ऐसे बहुत टाइम टू टाइम बहुत सारे बैंक्स आते गए। वो लिस्ट हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं। अब देखो, ये भी कहीं ना कहीं 1991 के पास ही करीब ही कहीं ना कहीं उसी कमेटी ने बोला था, जो भी हमने पढ़ी एम नरसिम्हम कमेटी में, RBI जो गवर्नर थे उन्होंने बोला था कि हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स भी एक साथ दोनों खोलने चाहिए, मार्केट में लाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं फॉरेन बैंक्स उसी टाइम पे मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे। इससे पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स का ये सिस्टम है कि जिस टाइम इंडिपेंडेंस मिली थी तो गवर्नमेंट जो थी डरती थी कि हम फॉरेनर्स को इतना रोल नहीं देंगे इंडिया में प्ले करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको डर था कि दोबारा से ऐसा मतलब कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी ना चले जाए। तो कहीं ना कहीं वही जब एंड में 1991 में कहीं जाके जब कहीं ना कहीं माहौल ख़राब हो गया था, ठीक है, हमारी मार्केट डूब रही थी, उस टाइम पे ये LPG रिफॉर्म्स लाए गए थे। उस टाइम पे प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स का इंट्रोडक्शन किया गया था। अब फॉरेन बैंक क्या होता है? फॉरेन बैंक वो बैंक होता है जो एक्चुअली में रजिस्टर होगा किसी फॉरेन कंट्री में। लाइक एग्जांपल के तौर पे कोई बैंक ऑफ अमेरिका है, तो वो बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो अमेरिका में वहाँ के जो कंपनी एक्ट रहेगा वहाँ पे रजिस्टर है। पर कहीं ना कहीं जब वो ब्रांच खोलता है, वो इंडिया में अपनी ब्रांच खोलता है और यहाँ पे बिजनेस रन करता है। वैसे ही इंडिया के भी बहुत सारे बैंक्स होंगे जो बाहर इस तरह से उन्होंने ब्रांच खोल के रखी होगी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये भी एक किस्म का वो हो जाएगा, किसका डिवीजन हो जाएगा, किसका कमर्शियल बैंक्स का, क्योंकि हमने उसमें पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा डिफरेंशियल बैंक्स, और डिफरेंशियल बैंक्स का हम एक काम करेंगे, ये कल ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब छोटी छोटी वीडियो ही हम रखा करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो रखा नहीं करेंगे। होप सो आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।